हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। ओके, हमने नया चैप्टर शुरू किया था वर्क एंड एनर्जी। ओके ठीक है, वर्क एंड एनर्जी हम चैप्टर शुरू कर रहे थे, शुरू कर लिया था हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, वर्क का कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि वर्क कैसे होता है। वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा, कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे कि वर्क डन किसे हम कहते हैं, वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था उस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं एक वर्क के न्यूमेरिकल से। ओके, जैसे हमने कुछ वर्क डन कहा था कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है तब वर्क पॉजिटिव होता है। वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब नेगेटिव होगा। और जीरो कब होगा, जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला बनाया था कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, हमेशा ये फॉर्मूला में याद रखना है। कॉस थीटा, थीटा क्या डिनोट करेगा, एंगल बिटवीन दैट, एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। चीज़ें क्लियर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कॉस थीटा से हम डिनोट करेंगे। ओके, अब इसी को लेके हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक जो हमने पढ़ा है थ्योरेटिकली, उसको एक न्यूमेरिकली पैटर्न में देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 मीटर above। मतलब एक पर्सन है, को हम कुली कह सकते हैं, यहाँ पे एक लगेज रखा हुआ है। ठीक है, इसका वेट कितना है, वेट इज 15 kg, वेट इज 15 kg और ये लिफ्ट कर रहा है और अपने सिर पे रख रहा है बाय ऑफ अ डिस्टेंस 1.5 मीटर। ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। टू फाइंड क्या हो गया, वर्क डन, टू फाइंड वर्क डन, वर्क डन हमें फाइंड करना है। ओके, अब हमें पता है मास कितने गिवन है, मास इज गिवन 15 kg, हाइट इज गिवन 1.5 मीटर, हाइट इज गिवन एज 1.5 मीटर। ओके, अब हमें वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है। वर्क डन क्या होता है सर, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो पर्टिकुलर एक बॉडी ट्रैवल करती है। सर यहाँ पे फोर्स तो गिवन नहीं है, फोर्स गिवन नहीं है, पर हमें मास तो गिवन है। हमें पता है फोर्स क्या होता है, वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिकॉज हम वेट के बारे में बात करें, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है मोशन चैप्टर में। जब हम ग्रेविटी के कंसेप्ट में बात करें तो ए कैन बी रिप्लेस बाय यूजिंग जी, है ना, हम जी को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, और इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कंसिडर करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम कंसिडर कर रहे हैं। ये चीजें क्लियर है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं फोर्स। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं सर, फोर्स इक्वल्स टू मास, मास कितने सर 15, जी हम कंसिडर करेंगे 10, सो फोर्स इक्वल्स टू 150 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके सर, अब हम अप्लाई कर सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स कितने सर 150, डिस्प्लेसमेंट इज 1.5, है ना, कितना हो जाएगा 150 प्लस इंटू 1.5 इज 225। वर्क डन का यूनिट क्या होगा, जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। समझ में आ गया कुछ बहुत बेसिक, है ना, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल बेसिक फॉर्मूला। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमें पता नहीं था तो फोर्स हमने कैसे कैलकुलेट किया, दैट इज एम इनटू जी, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हमने फोर्स निकाल लिया, फोर्स को हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये बन गया 150 इंटू 1.5 दैट इज 225 जूल। ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था वर्क डन के बारे में, कैसे सर अप्लाई करेंगे, तो ये दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ वर्क डन। ये चीज़ें क्लियर है। ओके, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एनर्जी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं एनर्जी के बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है एक्चुअली, एनर्जी कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है हमें पता है। जब भी हम कोई एक वर्क करते हैं, वर्क डन, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क डन यू रिक्वायर्ड एनर्जी, मतलब आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को करने के लिए।
जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में जो कुली ने एक लगेज उठाया था, दैट इज वाज 15 मास ऑफ 15 kg, टुवर्ड्स उसे एक एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ी, है ना। तो क्या होता है, एनर्जी हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी भी तरीके का वर्क डन करने के लिए। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर यूनिवर्स एट प्रेजेंट इज अ सन। सन कैसे, सन एक सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। रीजन, सन से आपको लाइट एनर्जी मिलती है, सन से बेसिक लाइट एनर्जी, बेसिक हीट एनर्जी मिलती है आपको, ठीक है। ये एक बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे यूनिवर्स के लिए, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे डिफरेंट और एनर्जीज प्रेजेंट है, जैसे जियोथर्मल एनर्जी, वर्ड सुना आपने, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जियो मतलब ग्राउंड, जियो मतलब अर्थ क्रस्ट, थर्मल मतलब टेम्परेचर मतलब हीट। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द हीट एनर्जी विच इज कंस्टिट्यूटेड या फिर कंप्लीटली प्रेजेंट इन अ सरफेस, इन अ कोर। जो हम कहते हैं ना कोर में मैग्मा या फिर लावा प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, एक हीट एनर्जी जनरेट करता है। तो इस हीट एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। वैसे आपने टाइडल एनर्जी सुना होगा, टाइडल एनर्जी क्या होता है, जो वेव्स या फिर टाइड्स जो जनरेट होती है सी शोर पे, जो टाइड जनरेट होती है उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। हम टाइड से कुछ काम करवाते हैं, जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाटर पावर प्लांट, ये सारी चीजें हम सॉरी ओके। तो word energy is often used in our daily life, but in science we give it a definite and precious meaning. Let us consider following example. When a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised to certain height gets the capability to do work. You must have seen that when a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. We also observed children winding a toy such as toy car, and when the toy is placed on the floor, it starts moving. When a balloon filled, okay. अब इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है, हम समझने की कोशिश करते हैं ये एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम नेल और हैमर का। एक नेल है, ठीक है, जो हमने वॉल पे होल्ड करके रखा है, हैमर से हम उसे हिट कर रहे हैं। हैमर से जैसे हिट करें वो नेल इंसर्ट हो रहा है विद द वुडन ब्लॉक या फिर हम वॉल कह सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हैमर से हिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, व्हाट इज द रीजन, या फिर उसके पीछे साइंस क्या है। उसके पीछे एक साइंस है कि हम जो एनर्जी थी, जो पर्टिकुलर हैमर में एनर्जी, तो वो एनर्जी हम नेल पे ट्रांसफर कर रहे हैं, और नेल क्या कर रहा है, उस एनर्जी के साथ अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे कर रहा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, जैसे हैमर टू नेल, नेल टू वुडन ब्लॉक। समझ में आ रहा है। ऐसा ही कुछ एग्जांपल, टॉय, आपने टॉय कार देखा होगा, जो इसमें हम वो की फिल करते हैं, मतलब जैसे चाबी भरते हैं, रोल करते हैं की को, फिर कुछ देर तक रोल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर ऑटोमेटिक की इनवर्स रिवर्स डायरेक्शन में घूमती है और टॉय मूव करता है। तो इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो जो पर्टिकुलर हम की रोटेट करते हैं, उससे हम उसको एनर्जी फिल करते हैं, उस टॉय में हम एनर्जी फिल करते हैं। कौन सी एनर्जी फील करते हैं सर, अब देखेंगे इसका एग्जांपल हम आगे, ठीक है, जब हम डिफरेंशिएट देखेंगे, पर्टिकुलर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन थर्स मेजरमेंट इज टर्म ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब हमें डेफिनेशन मिल गया। सो एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी होती है वो आपकी एनर्जी कहलाती है, एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, तो वेट लिफ्टर्स देखा होगा। एक वेट लिफ्टर होता है जिसने जस्ट एक जिम के बारे में बात करते हैं, एक जिम स्टार्ट किया। एक पर्सन है जिसने 10 ग्राम 5 kg डंबल्स उठा रहा है, और एक है कि 50 kg। मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर वेट में नहीं डिफरेंस कैसे हो रहा है, जो 50 kg उठा है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो जो कैपेसिटी है उसकी वर्क करने की, वर्क डन करने की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट लिफ्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, उसके बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। वही अगर हम अदर हैंड सेकंड पर्सन पे देखते हैं, उसमें एनर्जी लेवल कम है, जो वर्क डन कर रहा है वो उतना ज़्यादा वर्क डन नहीं कर सकता एज कंपेयर टू द फर्स्ट पर्सन। मतलब एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि पर्टिकुलर वो कैसे काम कर सकता है। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। The various forms included mechanical energy, that is potential plus kinetic, heat energy, chemical energy, electrical and light energy. So what are the different forms of energy? First is mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी,
एंड सेकेंड होता है काइनेटिक एनर्जी, जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। पोटेंशियल और काइनेटिक की हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा और डिफरेंट एनर्जी होती है, जैसे हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एंड लाइट एनर्जी, और बहुत सारे एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत सारे। मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पार्ट ये पढ़ लेते हैं। ये जो हीट एनर्जी है, केमिकल और लाइट एनर्जी क्या होता है। हीट एनर्जी से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है सर। हीट एनर्जी क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है सराउंडिंग का। अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, अगर हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी सर्कमस्टेंस में, किसी भी सराउंडिंग में, तो उस सराउंडिंग का, उस एनवायरमेंट का क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब हीट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है। मतलब हीट एनर्जी का हमें रोल पता चल गया सर। हीट एनर्जी एक्चुअली क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है सर सराउंडिंग का। वही अगर नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं, केमिकल एनर्जी। केमिकल क्या करता है, रिएक्शन को फॉलो करता है। एक पैटर्न होता है, रिएक्शन होता है, दो रिएक्टेंट्स होते हैं जो मिक्स होकर। यहाँ पे केमिकल एनर्जी एक परमानेंट चेंज ऑब्जर्व करने मिलता है। केमिकल एनर्जी के थ्रू परमानेंट चेंज ऑब्जर्व करने मिलता है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं जो एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं जब मिक्स किया जाता है। लाइट एनर्जी क्या करता है, सब ब्राइटनेस बढ़ाता है। लाइट एनर्जी आपको देखने के लिए यूज होता है। इट इज हेल्प अस टू सी द एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये तो हमारी स्टडी में नहीं है, जो कुछ बेसिक पार्ट है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बात समझने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद द हाइट, विथ हाइट, या फिर हम कह सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हाइट या फिर हम कह सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। चीजें क्लियर है। वही जब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विथ मूविंग ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विथ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जो डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, इवन इट कैन बी अ पार्टिकल ऑफ अ गैस, गैस के पार्टिकल से लेके ह्यूज मेटियोर्स, प्लैनेट, स्टार एंड ईच एंड एवरीथिंग, मतलब राइट फ्रॉम द स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स टू ह्यूज मास ऑफ प्लैनेट्स। जब हम कंपेयर करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो दैट ऑब्जेक्ट पजेस काइनेटिक एनर्जी इन इट। दिस इज कंपल्सरी, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में, तो उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनता है m इंटू जी इंटू एच। What is m? M is the mass of object. What is g? Acceleration due to gravity. And what is h? It is height. हमने कहा था हाइट से रिलेटेड है, तो h हाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, जितनी ज्यादा मास रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट 9.8 या फिर 10, जितनी ज्यादा मास और हाइट आप प्रोवाइड करोगे, उतनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी आप इंक्लूड करोगे, पोटेंशियल एनर्जी आप उसमें सम अप करोगे। चीजें क्लियर है सर। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो, मास जितना ज्यादा मास, उतनी ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी। पर मास सिर्फ ही नहीं है डिपेंडेंट क्वांटिटी, और एक दैट इज वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी रहेगी उतनी ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी सर। मतलब फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट possess more kinetic energy as compared to slow moving object. Condition applied that mass should be same. मास क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब फास्ट में अगर मैं कह रहा हूँ दो बाइक है, सेम कंपनी, सेम बाइक ट्रैवल करेंगे सेम डायरेक्शन, वन विथ 20 किलोमीटर पर आवर, अनदर विथ 50 किलोमीटर पर आवर, तो किस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, द बाइक विच इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बाइक मूव करिए, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। क्यों, बिकॉज इज वेलोसिटी स्क्वायर।
मतलब अगर हम बात करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करते तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स, बिकॉज ये स्क्वायर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैसी है, स्क्वायर क्वांटिटी में, ठीक है। तो वेलोसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा तेज ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसमें रहेगी। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब इसके कुछ बेसिक हम एप्लीकेशन देखते हैं। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का एक सबसे बेसिक एप्लीकेशन देखते हैं। सर हम कहाँ पे चीज़ें देख, ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का हम यूज़ कैसे करते हैं। अब आप कंसीडर करो एक नेल, ठीक है, ये आपका नेल है, यहां पे आपका हैमर है, ये हो गया नेल और हैमर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हम क्या करें, यहां पे जो डिस्टेंस है बिटवीन नेल एंड हैमर इज मिनिमम, और एक कंडीशन नेल और ये डिस्टेंस है हैमर का, in which d1 is less than d2। चीज़ें क्लियर है, विजिबल है, d1 is less than d2। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है हम देखो, अगर हमें नेल को इंसर्ट करना है तो अगर हम हैमर से इसको धीरे पुश करेंगे, अगर ये नेल है, कंसीडर करते हैं ये नेल है, ठीक है, दिस इज नेल, और मैं इसको हैमर रख रहा हूँ इस तरीके से, स्लोली उस पर हिट कर रहा हूँ, बहुत धीरे, फ्रॉम लेस डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस इसको हिट कर रहा हूँ, तो क्या ये नेल एक वुडन ब्लॉक पे इंसर्ट हो पाएगा? नहीं होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल वही, अगर हम क्या करते हैं, हमेशा नेल को बहुत तेजी से हिट करते हैं बाय यूजिंग ग्रेटर फोर्स, हम बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करते हैं उस नेल को हिट करने में, सो दैट वो नेल इंसर्ट कर जाए वुडन ब्लॉक में। हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है? तो मतलब क्या हो रहा है, देखो हैमर सेम है, नेल भी सेम है और वुडन ब्लॉक भी सेम है, तो हमने सारी कंडीशन जो सर्कमस्टेंसेज जो है वो सेम रखा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है सर, जब हम हैमर को बहुत कम डिस्टेंस से हीट कर रहे हैं विद लेसर फोर्स, तो वो नेल इंसर्ट नहीं हो रहा है, वाइल यूजिंग सेम हैमर, सेम नेल एंड सेम वुडन ब्लॉक, और ज़्यादा डिस्टेंस और विद ग्रेटर फोर्स, तो वो नेल इंसर्ट हो जाता है। रीज़न क्या है? अब आपने क्या कर दिया, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट को इंक्रीज कर दिया, आप देख रहे हो हाइट इंक्रीज कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसमें हाइट इंक्रीज कर दिया। अगर मैं कहता हूँ दिस इज h1, दिस इज h2, इन विच h2 इज ग्रेटर देन h1, मतलब हाइट इंक्रीज हो गया। सर मास सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम रहेगा, अगर हाइट इंक्रीज हो गया तो सर हमने क्या इंक्रीज कर दिया, हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया सर, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, हाँ है ना। ओके, अब ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी इतने हाइट तक, अब आप इसको मूव करोगे, मतलब मूविंग कंडीशन, अब क्या हुआ, अब ये एनर्जी जो पोटेंशियल जो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। चीज़ें क्लियर है? क्योंकि हमें एक पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रही है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है इस हैमर में, वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब हाफ mv²। तो जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कम पोटेंशियल एनर्जी कम काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉ कौन से होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये चीज़ें क्लियर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज होगा। ओके, मतलब हम क्या करते हैं, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी से प्रोवाइड करोगे उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, उतना इम्पैक्ट होगा इस नेल में, और नेल क्या करेगा, वुडन ब्लॉक में इंसर्ट कर जाएगा। सो अब समझ में आया कि हम जो हैमर हीट करते हैं वो इतने तेज़ी से क्यों हीट करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। रीज़न इसके पीछे बहुत सिंपल है, ठीक है, यही है कि हम उसमें एनर्जी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, हमें पता नहीं है पर हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये तो डेली एग्जाम्पल हो गया। अगर हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें आपने देखा होगा कि डैम बनाए जाते हैं, ये डैम बनाया जाता है। चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे आपका टरबाइंस अरेंज होते हैं,
जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज होता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे होता है वाटर, ये हो गया वाटर प्रेजेंट, यहाँ पे गेट होता है जो वाटर ट्रम्बल डाउन करता है, इस तरीके से वाटर मूव करता है। ठीक है, अब हमें यूज करना है वाटर एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब हम क्या करें, वाटर एनर्जी को जो हाइडल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो एनर्जी को हम कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। मतलब हम क्या करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें। एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म दैट इज वाटर टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहां पे कंसेप्ट हम यूज करते हैं पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट। कैसे सर, जितना ऊंचा डैम रहेगा, जितना हाइटेड डैम रहेगा, जितना ज्यादा, अब ये वाटर यहाँ पे ऐसे तो नहीं, बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसे अपस्ट्रीम कहते हैं, इसे अपस्ट्रीम कहते हैं और इसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ये डाउनस्ट्रीम रीजन या अपस्ट्रीम रीजन। अब हमने क्या किया, अपस्ट्रीम रीजन में वाटर को स्टोर करके क्या, रिजर्वायर बनाया, यहाँ पे रिजर्वायर है। ठीक है, ये रिजर्वायर में हमने क्या किया है, वाटर को स्टोर कर लिया। स्टोर करने का रिजर्व ये एक सर्टन हाइट पे स्टोर है सर, ये इसकी हाइट हो गई, लेट अस कंसीडर h। सर स्टिल पोजीशन एट सर्टन हाइट, तो सर इस वाटर में एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है सर। सर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, बिकॉज सर आपने वाटर को स्टोर रखा है, मतलब स्टेबल है, स्टेशनरी कंडीशन है, और सर एक हाइट प्रोवाइड कर दी फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस विथ हैविंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो। अभी पोटेंशियल जो भी, अब हम क्या करेंगे, इस टरबाइन को हम डाउन स्ट्रीम में अरेंज करेंगे, डाउन स्ट्रीम में लगा देंगे। अब हमने क्या किया, वाटर को इस पे, इस टरबाइन पे वाटर को ड्रॉप किया इतनी ज्यादा हाइट से, इसमें बहुत ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे ये मूव करेगा, देखो हाइट धीरे धीरे कम होगी, ये पोजीशन पे हाइट, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, अब हाइट कम हो रही है। मतलब सर अगर हाइट कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है, mgh कहता है सर। सर अगर हाइट कम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, हाँ होगी, जरूर होगी, पर जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक। मतलब हमने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी इस वाटर को स्टोर किया और इसको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में प्रोवाइड कर दी। अब जैसे हमने गेट्स ओपन कर दिए, वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया, हाइट कम होना शुरू हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कम 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 धीरे धीरे होती गई। पर जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी 1 यूनिट से अगर कम होगी, काइनेटिक एनर्जी 1 यूनिट से बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मुझे यही कहता है, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो जो एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होगी उतनी ही तो दूसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ेगी, हाँ ना, टू बैलेंस इट। तो ये होता है। अब अगर 5 यूनिट से कम हो जाएगी तो यहाँ पे 5 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब चेंज इन एनर्जी आपको देखने मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। दिस इज इंडस्ट्रियल यूज ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इंडस्ट्रियल यूज। ऐसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। चीजें क्लियर है, ये चेंजिंग करंट। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है सर, टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सर आप प्लस कर दीजिए तो ये आपकी टोटल एनर्जी शो करेगी। क्या टोटल एनर्जी जीरो हो सकती है, नहीं, टोटल एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज अगर मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे, सर पॉइंट ए पे एनर्जी कितनी है, सर यहाँ पे कोई बॉडी मूव नहीं करे, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सर जीरो है, पर सर पोटेंशियल एनर्जी है कितना है, mgh। सर इस बात, इस पॉइंट पे देखते हैं, सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्यों, क्योंकि हाइट जीरो हो गया, पर सर काइनेटिक एनर्जी तो क्योंकि वेलोसिटी है। मतलब किसी भी दो एक्सट्रीम एंड पे देखोगे तो कोई भी एक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में आपको मिलेगी। अगर कोई भी एक एनर्जी आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी तो क्या टोटल एनर्जी जीरो हो पाएगी, नेवर। टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम का कभी भी जीरो नहीं होती, इट इज ऑलवेज इन बैलेंस फॉर्म। ये चीजें क्लियर है, समझ में आ गया कंसेप्ट एनर्जी का। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, ठीक है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के कुछ फॉर्मूलेस और कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। चलो ओके, थैंक यू।